जीत आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। महाचर्चा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम महाचर्चा में बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाली उपचुनाव की, क्योंकि मध्य प्रदेश में 27 सीटों के उपचुनाव की विसात बीत चुकी है। भाजपा ने सभी सीटों के लिए अपने प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस के पक्ष में सीटों का समीकरण करने के लिए वह जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस के जो और कमलनाथ के करीबियों का मानना है कि यह उपचुनाव ही है जो सत्ता में वापसी का आखिरी विकल्प है और शिवराज से हिसाब बराबर करने का एक बड़ा मौका भी। इसी पे हम बात करेंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस से परवीन खरे जी जुड़े हुए हैं। परवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। नमस्कार साहब, धन्यवाद साहब। और मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे परवीन जी यही है, क्या कांग्रेस में इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि हम कांग्रेस का मतलब जानते हैं, कांग्रेस का मतलब एक समूह होता है, तो क्या इस समूह में हर कोई यूनाइट है, एकत्रित है? देखिए सर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव का माहौल है, तो कांग्रेस हमेशा संगठित रही है, साथ रही है। लेकिन इस चुनाव के माहौल में चूंकि आम जनमानस की प्रतिष्ठा भी साथ में लगी हुई है, तो कांग्रेस तो संगठित है ही, उसके साथ प्रदेश की जनता भी पूर्णतः संगठित है। रंजीत जी। परवीन जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है, एकत्रित हैं, तो ये बिखराव की स्थिति क्यों बनी हुई है परवीन जी? क्यों कांग्रेस से टूटकर लोग बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए सर, जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र चल रहा है लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का, ये उसका एक षड्यंत्र का एक हिस्सा जरूर है। हालांकि एक बड़ा नेता कांग्रेस से गया है तो कांग्रेस की सरकार गिरी है, लेकिन हम आज भी उतनी ही मजबूती के साथ सभी 27 सीटों पर जाएंगे, उतनी ही मजबूती के साथ प्रदेश की जनता की आवाज रखेंगे, उतनी ही मजबूती के साथ उनके द्वारा किए गए मतदान के साथ जो अविश्वास हुआ है उनके माध्यम से हम जनता के विश्वास जीतने में सफल रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं आप मतलब विश्वास और भरोसे से लबालब हैं कि इस बार जो उपचुनाव 24 सीटों पे जो उपचुनाव होने वाला है उसमें आपकी पार्टी अच्छा करेगी। और जैसा कि ये कमलनाथ के करीबी कह रहे हैं कि यही वो मौका है हिसाब बराबर करने का, और यही वो मौका है कि जहां पे कमलनाथ एक बार फिर मध्य प्रदेश में, क्या इसी विश्वास के साथ आप कह रहे हैं? जी सर, देखिए क्या है कि चुनाव जो सत्ता के लिए तो होता ही है, चाहे कांग्रेस लड़े या भारतीय जनता पार्टी लड़े जी मुहैया करना, हमारे प्रदेश की और देश की जनता को उनकी मूलभूत की मुद्दों पर बात करना। क्योंकि ये स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर परिदृश्य दूसरा हो गया है। जैसा कि मध्य प्रदेश में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा के कांग्रेस को चुना था और 15 महीने की कांग्रेस की सकारात्मक सरकार देखी और जिसका व्यक्तिगत लाभ लोगों को हुआ है, उस लाभ का आकलन आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। कहीं ना कहीं वो अपने सर्वे में 29 सीटों में से 27 सीटों में से 19 सीटों पे अपने आप को पिछड़ा उन्होंने स्वीकार कर लिया, मान लिया है। रंजीत जी, लेकिन मुझे एक बड़ा वाक्य याद आ रहा है। एक टीवी पे एक सीरियल आया करता था कसौटी जिंदगी की, शायद आपको पता होगा परवीन जी। क्या इस बार की जो 24 सीटों की जो कसौटी है, खास करके उपचुनाव की, क्या उस कसौटी की दहलीज को पार कर पाएगी कांग्रेस? जी रंजीत जी, पूरे विश्वास के साथ, सबकी भावनाओं के साथ, क्योंकि ये चुनाव केवल कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव कोई विधायक या कोई मुख्यमंत्री नहीं लड़ रहा है। अब ये चुनाव जनता लड़ेगी। जनता अपने अधिकार के लिए अगर किसी को कुर्सी पे बिठाना भी जानती है तो उतारना भी जानती है। क्योंकि कुर्सी पे शिवराज सिंह जी को हटा के कमलनाथ जी को बिठाया था, अब चूंकि उस षड्यंत्र के तहत इन्होंने सरकार तो गिरा दी, लेकिन जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे रंजीत जी? लेकिन यही चुनाव तो तय करेगा कि आप सत्ता में वापसी करेंगे या नहीं। बिल्कुल वापसी करेंगे साहब, पूरी मजबूती से वापसी करेंगे। ये प्रतिष्ठा का चुनाव केवल कमलनाथ जी का नहीं है, ये प्रतिष्ठा का चुनाव। जितनी चुनौती हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को कठिनाई हो रही है जनता के बीच जाने में, वहीं हमें जनता के माध्यम से जनता के बीच जाने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि इस चुनाव में जनता का पूरा और पूरा समर्थन
और पूरा पूरा सहयोग कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि 15 महीने के अंदर जिन मामूली और जिन बुनियादी बुनियादी सवालों पे कांग्रेस ने काम किया है, वो जनता ने देखा है। आज जनता बिजली के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को अभी पिछले 2 ही महीने में घेरने लगी है। आज जो बिल पहले 100 रुपए में आता था, आज 1500 और 4 हजार के बिल आ रहे हैं रंजित जी। ये जनता के मुद्दे हैं, ये जनता को तय करना है। आप कह रहे हैं कि तकरीबन 19 सीटों पर जो बीजेपी है कहीं ना कहीं पीछे है, बैकफुट पे है, लेकिन आपके जो चंबल ग्वालियर का जो इलाका है वहां पे जो आपके महाराज थे, हालांकि अब वो आपके नहीं रहे हैं, वहां पे उस इलाका में तो उनका दबदबा है, उसको कैसे आप मात देंगे? देखिए रंजीत जी, चूंकि दल बदलना तो एक सामान्य प्रक्रिया सी हो गई है अब, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पार्टी से गए, सरकार गिरी, ये एक हिस्सा है हमारा उस राजनीति का। लेकिन पहली बार पार्टी तो माधवराव सिंधिया जी ने भी छोड़ी थी, लेकिन उनका इतना विरोध नहीं था। लेकिन पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने छोड़ी तो पहली बार 300 साल के भीतर पहली बार महल की दीवारों तक जो नारे की आवाज गई है, कहीं ना कहीं उन दीवारों में दरार जरूर दिखेगी। देखिए तो आप इसके पिछले बार जब मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस सत्ता में आई थी, उस समय एक बीजेपी ने नारा दिया था, माफ करो महाराज। तो क्या इस बार कांग्रेस कहेगी माफ करो महाराज? देखिए सर, कांग्रेस किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत आरोप करके नहीं करेगी, ये तो जनता कहेगी अब कि माफ करो महाराज, क्योंकि कांग्रेस तो जनता की आवाज है। क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा गंभीर सवाल है खरे जी, क्योंकि इस वक्त बीजेपी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी की भी जो अंदरूनी कला है, समय समय पे वो मौजूदा वक्त में मीडिया के सामने या वो आ ही जाती है। क्या आपको लगता है कि इस अंदरूनी कला के कारण कांग्रेस को फायदा होने वाला है उपचुनाव में? देखिए सर, चुनाव में हर तरीके के हथकंडे सभी लोग अपनाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितना बड़ा वार स्थायी सरकार पे किया था, अब उतना ही अंतरकलह है। जो कांग्रेस के जितने भी विधायक मंत्री गए हैं, और उन विधानसभा सीटों पे उनके संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के उनके विधायकगण, हारे हुए विधायकगण, या जो उम्मीद लगाए हुए थे अपने टिकट के लिए, तो क्या वो शांत बैठेंगे क्या? अब ये चुनौती कांग्रेस के खेमे से ज्यादा, सबसे ज्यादा चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है कि वो किसको कहां एडजस्ट करे, किसको स्वीकार करे और किसको अस्वीकार करे। और यही विस्फोट जो है घर को भेदता भी है, घर को तोड़ता भी है, जिससे चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को रूबरू होना पड़ेगा। रंजित जी, तो मतलब यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी के जो अंदरूनी हालात है उसका कांग्रेस भरपूर फायदा उठाएगी। खैर ठीक है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है परवीन खरे जी, कोरोना काल में क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में जो मौजूदा सरकार है उतना बेहतर काम नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था आम जनता के लिए? और चूंकि इसी में मैं एक सवाल और जोड़ता हूं, चूंकि आप निकाय चुनाव है, उपचुनाव है, जब आप जाएंगे जनता के बीच या जा रहे हैं, चूंकि दोनों पार्टियों ने अपने अपने कमर कस लिया है, लेकिन जब आप जाएंगे उनके बीच तो क्या कहेंगे? आप हमें फिर से सत्ता में वापसी कीजिए, कैसे उनको आप कन्विंस कर पाएंगे? जहां तक कोरोना की स्थिति की बात है, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कहीं चूक तो रही है बहुत सारी, कि 63 लाख लोग हमारे देश के अंदर बगैर स्क्रीनिंग के आए। कोरोना हमारे देश में तो है नहीं, था नहीं, आया बाहर से है, तो वो तो एक चूक है। लेकिन प्रदेश की जनता के अंदर भी एक बहुत बड़ा असंतोष है, क्योंकि जो सुविधाएं, जो संसाधन, जो व्यवस्था, चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे पैसे की फंडिंग ट्रांसफर की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मियों को उपकरण मुहैया कराने की व्यवस्था रही हो, इन सब चीजों में बड़ी चूक रही है, और इनका आक्रोश जनता के अंदर भी है। रंजित जी, क्या चूंकि इस वक्त मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूं। इस वक्त आपके जो विपक्ष में इस वक्त हैं, जो सत्ता में इस वक्त है, वो कहते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस इस वक्त बहुत कमजोर है, बहुत बिखराव की स्थिति बनी हुई है, और हर वक्त कहीं ना कहीं ये डर सताता रहता है कि कांग्रेस से इस वक्त अगली बारी कौन है, कौन इस वक्त पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव में कांग्रेस की जो राह है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं 19-20 है? देखिए साहब, क्योंकि चुनाव का माहौल है, भाजपा को सत्ता में वापसी की
उम्मीद केवल भ्रम फैलाकर ही लग रही है। अब चूंकि वो तो ऐसी बात कहेंगे ही कि कांग्रेस में बिखराव है या कांग्रेस से वो बेहतर हैं, लेकिन जनता के बीच जाके यदि वो अपनी बात करें तो जनता उनको खुद जवाब दे देगी। मैं रंजीत जी एक बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता ने, अगर आपने इतना ही बेहतर काम किया था तो प्रदेश की जनता ने आपको नकारा, उसने वोट आपके खिलाफ दिया, आपने उसको षड्यंत्र के तहत विधायक खरीद के जो 400-400 करोड़ 700-700 करोड़ का पैकेज सरकार गिराने में खर्च किया, उन्हीं पैसों से कोरोना काल में हमारे असंगठित श्रेणी के जो मजदूर थे उनके भरण पोषण या उनके रोजगार जो गए उनकी मूलभूत सुविधाओं की यदि व्यवस्था करती तो जरूर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच खड़े होने में अपना विश्वास के साथ खड़ा हो सकती थी। वो तो कहते हैं प्रवीण जी, वो तो कहते हैं कि हमारी सरकार बेहतर है, और आप नकारने की बात कहते हैं। वो तो कहते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा हमें वोट मिला है। अगर वोट प्रतिशत की बात कर ले तो कांग्रेस से बेहतर है हमारी। हमें जनता ने कहां नकारा? देखिए रंजीत जी, अगर ये बात आम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो वोट प्रतिशत और सीट में कन्वर्ट का विषय आता है। क्योंकि आम चुनाव तो है नहीं, ये भावनाओं से और स्वाभिमान से, मतदाताओं के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ चुनाव है। इसमें सारे समीकरण उल्टे पड़े। प्रवीण जी, मेरा सवाल ये था कि इस बार जब आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या जनता को ये कहेंगे कि मौजूदा सरकार जो कोरोना काल में वो फेल रही है, हमारी सरकार रहती तो जो इस तरह का अभी का जो भयानक स्थिति जो फैलाई गई और जो इतना कहर बरपाया गया और कोरोना के नाम पे जो चीजें हुई, क्या आप कहते कि हमारी सरकार रहती तो ये चीजें नहीं होती? क्योंकि जैसा कि विपक्ष आरोप लगाती है, कांग्रेस भी ये कहती है कि हमारी सरकार रहती तो अभी मौजूदा सरकार जो है उससे बेहतर काम करती और शायद इतने तादाद में कोरोना के मरीज यहां पे ना होते। ऐसा आप लोग कहते हैं सरकार, मौजूदा सरकार के खिलाफ? बिल्कुल साहब, ये कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था में चूक रही है। क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी 30 जनवरी को राहुल गांधी जी ने सरकार को चेताया था इस बीमारी के संदर्भ में, और साथ में ये भी कहा था कि हमारे देश के अंदर यदि ये बीमारी पैर पसारती है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था के मजबूत करने के लिए दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन चूंकि वर्तमान की सरकार को तो नमस्ते ट्रंप कराना था, उत्तर प्रदेश में सरकार गिरानी थी। जी, आप अपनी बात रखें। जी, इन सब मामलों में उलझकर ये अनियमितता जो हुई है उनका जो खामियाजा हमें प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, अपना रोजगार खोकर, अपने दो वक्त का निवाला खोकर। ये अनियमितताओं की तो निशानी है, तो कहीं ना कहीं दूरदर्शिता की भी कमी है। हमें जो समय पर निर्णय लेने चाहिए थे वो हमने समय पर निर्णय नहीं लिए। जो निर्णय हमें आत्मविश्वास से लेने चाहिए। लेकिन प्रवीण जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे तो मेरा एक सवाल है, चूंकि ये वो वक्त था, चूंकि मुझे भी लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा कोरोना काल में भी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। क्या आपको लगता था कि ये सही समय था जिसपे राजनीतिक की जाए? क्या आपको लगता था, आपको नहीं लगता था कि वो समय था जिसमें कंधे से कंधे मिलाकर एक दूसरे के साथ काम करने का वक्त था, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो या किसी भी पंथ जाति धर्म के लोग हों? क्या ये वो वक्त नहीं था कि साथ मिलकर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ा जाए, लेकिन फिर भी इसमें राजनीतिक रोटियां सेकी गई? क्या आपको लगता था ये उचित समय था या क्या ये सही था? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये वक्त राजनीति का नहीं था। क्योंकि विपक्ष का ये जो जिम्मेवारी होती है विपक्ष की, विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सरकार को समय समय पर चेताया, लेकिन सत्तारूढ़ सरकार ने या हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कभी भी कोई ऐसी बैठक आयोजित नहीं की जिसमें सभी दलों के लोगों के विचारों को लिया जाए। उन्होंने आनन फानन में जो भी उनको समझ में आया उस तरीके के नियम को लागू किया। अब आप देखिए कि कई मामलों में तो ऐसा समझ में आया है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी जिन उपकरणों के लिए परेशान होते रहे हैं, उन उपकरणों के लिए सरकार उपलब्ध मुहैया नहीं करा पाई उनको। मध्य प्रदेश की यदि बात करें आप, तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी कई बार धरना प्रदर्शन और कई बार अपनी जिम्मेवारी छोड़ के भी भागे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी थी। हजारों किलोमीटर दूर से लोग पैदल चलकर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में 1000 बसों की व्यवस्था कराई, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनको अनुमति नहीं दी। बाद में प्रियंका गांधी ने तो ये तक कह दिया कि आप 1000 बसों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लीजिए, अपनी राजनीति चमका लीजिए, लेकिन उन मजदूरों को अपने घर परिवार के पास भेजने में आप मदद कीजिए। रंजीत जी,
जी, तो क्या लगता है कि ये चीजें जो बीजेपी भी आपके ऊपर आरोप ये लगाती है कि आप इसमें भी अपना राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने लिस्ट मांगा, आपने लिस्ट नहीं दिया। जब आप प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, बसों का जिक्र कर रहे हैं, तो यूपी गवर्नमेंट ने तो आपसे लिस्ट मांगा था। उनका ये आरोप है कि आपने लिस्ट ही प्रोवाइड नहीं किया। देखिए साहब, आरोप लगाने के लिए तो कोई भी आरोप लगाया जा सकता है। यदि लिस्ट नहीं होता तो आप ये कैसे कहते हैं कि उसमें 800 बस थी, 20 ऑटो थी, 40 मोटरसाइकिल थी? तो कहीं ना कहीं सूची तो रही होगी ना। रंजीत ठीक है, जी, हम वापस मध्य प्रदेश पे आते हैं और उपचुनाव पे आते हैं। क्या लगता है इस बार उपचुनाव में आप कितने सीटों पे जीत हासिल करेंगे और क्या सत्ता में वापसी करेंगे? सत्ता में हम बिल्कुल वापस करेंगे। और ये चुनाव पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि जब जब चुनाव जनता लड़ती है, जनता क्रांति करती है, तो परिवर्तन जरूर होता है। क्योंकि परिवर्तन के लिए प्रदेश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो परिवर्तन हुआ तो कांग्रेस की सरकार ही सत्तारूढ़ होगी। दूसरी चीज, जो कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर खाली खजाने के बाद भी मध्य प्रदेश को जो संवारा था, जो सजाया था, जो संवारने की उनकी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में किसान भी शामिल थे, नौजवान भी शामिल थे, हमारे सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे, तो और जो असंख्य श्रेणी के लोगों के लिए उन्होंने विभिन्न तरह की योजनाओं के लिए जो अपना पक्ष रखा था, उसमें सभी लोगों तक उनकी सुविधाओं का लाभ पहुंचने वाला था और पहुंचा भी है। रंजित जी, आपकी इस वक्त मौजूदा सरकार तो ये आरोप लगा रही है कि आप जितने महीने सत्ता में रहे, सिर्फ आप अपने तिजोरी भरे। अब इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? क्या ये बेबुनियाद आरोप है? अब ये तो 27 विधानसभा में जनता तय कर देगी। जनता के बीच आके यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस तरीके की बात करे और जनता उनको क्या जवाब देती है, ये तो उनको ही सुनना पड़ेगा और सुनेंगे ही। और जैसा कि अभी अभी जनसंपर्क के लिए वो लोग जा भी रहे हैं, जैसे ग्वालियर में सदस्यता अभियान हुआ, कितना विरोध हुआ रंजीत जी। और हर विधानसभा के अंदर आक्रोश है, क्योंकि आप सबसे निचली कड़ी हमारी किसान वो असंख्य श्रेणी के लोग हैं। अगर जब वही संतुष्ट नहीं है आपकी सरकार से, तो आप सत्ता पर सिंहासन खरीद के बैठे रहेंगे, तो उसका तो कोई उद्देश्य नहीं रह जाता फिर रंजीत जी। क्योंकि देखिए, हर साल की तरह जैसे बिहार की स्थिति होती है, बाढ़ हर साल वहां पे मतलब आना ही आना होता है और लाखों की फसलों और कई जिंदगियां तबाह कर देती है बाढ़। मध्य प्रदेश की भी स्थिति कुछ हद तक बिहार जैसी है कि यहां भी हर साल बारिश के मौसम में बाढ़ की जो स्थितियां हैं वो आती ही आती हैं और किसान तबाह हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार है जो इस पोर्शन पे ध्यान नहीं देती है? और आपकी भी सरकार ने बहुत सारे वायदे किए हैं, जो आपके ऊपर भी आरोप लगता यह है कि आपने सिर्फ चुनावी वायदे किए थे, उसको फुलफिल नहीं किया। यही इस वक्त की जो मौजूदा जो सरकार है, वो आम जनता के पास जब जाती है तो यही कहती है, और किसान भी, कई किसान जो उनके जो वाइट आते हैं वो भी यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार आई, हमारे साथ तो वायदे किया लेकिन उसको उन्होंने निभाया नहीं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए रंजीत जी, क्या है कि जो हमारा जो कांग्रेस पार्टी के जो वायदे थे, वो 5 साल के लिए हमारा वचन पत्र था। क्योंकि 5 साल में हर एक बिंदु तक हमें पहुंचना जरूरी था। अगर 5 साल के दरमियान हम ये वादा नहीं पूरा करते तो हमारे ऊपर आरोप बनता था, हम उसको स्वीकार भी करते, हमारा नेतृत्व भी स्वीकार। देखिए, 1 साल के भीतर जिन जिन बिंदुओं तक हमने छुआ है, क्रमशः उन बिंदुओं पर काम करते गए हैं, तो ये तो बेबुनियाद आरोप कहलाएगा और चूंकि जनता इसको जवाब देगी। अब रही बात बाढ़ की स्थिति, तो चूंकि मौसम जैसा था तो सरकार को संज्ञान में ये लेना चाहिए था कि हमारे कौन कौन से क्षेत्र बाढ़ डूब के क्षेत्र रहते हैं, उन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं जैसे रेस्क्यू के लिए हमें पर्याप्त व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करनी चाहिए, वो करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि तबाही बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, अब तबाही हो चुकी है, तो सरकार को किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, जिनका भी जो नुकसान हुआ है, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए अगला कदम उठाना चाहिए। रंजीत जी, चूंकि मेरा आखिरी और लास्ट सवाल आपसे यही है, जाते जाते अब तमाम दर्शक इस वक्त जितने भी आपके मध्य प्रदेश और देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? चूंकि आपके प्रदेश में उपचुनाव भी है, उसको लेकर भी आप क्या अपील करना चाहेंगे इस वक्त, चूंकि कोरोना काल भी है? सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से अपील करना चाहता हूं
कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव है 27 सीटों पर, ये चुनाव किसी पार्टी या दल, किसी सत्ता, ये तो बाद में है, लेकिन ये आम आदमी के स्वाभिमान का चुनाव है। उन्होंने जो वोट जिस पार्टी को दिया था, कांग्रेस को दिया था, उनका वोट मताधिकार चोरी कर लिया गया। पहले तो वोट ईवीएम में भी चोरी होता था, लेकिन अब तो दो विधायक खरीद के भी चोरी हो गया। तो मैं उन लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे दल बदलने वाले लोग यदि सत्ता में बैठेंगे तो आपको आपकी बुनियादी समस्याएं जस के तस रहेंगी। मैं तो ये भी स्वीकार करता हूं खुले मन से, दल बदलने वाले लोगों को जनता यदि नकारना शुरू कर देगी तो किसी भी विधायक, किसी भी सांसद या किसी भी स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि की दल बदलने की हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि ये हमारी भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हमें लोकतंत्र को सजाना है, संवारना है और लोकतंत्र के स्थायित्व को हमें बरकरार रखना है, क्योंकि लोकतंत्र से ही और संवैधानिक व्यवस्थाओं से ही हम सभी का अधिकार सुरक्षित रहेगा। रंजित जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परवीन खरे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पब्लिक लाइव को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस से परवीन खरे जी, जिन्होंने इस वक्त जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव जो होने वाले हैं उस पर खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी। आप बने रहें, देखते रहें पब्लिक।